हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि दिसंबर तक हम आपको सारा कोर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अभी कम से कम 8 या 10 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, नहीं बना पा रहा है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम थी। हमारा जो माइक है वो खराब हो गया था, फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो भी कैंसिल हो गया था, ठीक है। तब कल हम फिर नया माइक लेके आए, तो इसके लिए बेटा सॉरी। अब आज के बाद वीडियो नहीं रुकेगी, आज के बाद अब हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। और आपको जैसा कि पता भी है कि 3 पार्ट तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। 2 इकाई मतलब इकाई के हिसाब से बोले तो यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके थे, और अध्याय यानी चैप्टर के हिसाब से बोले तो चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं इकाई नंबर यानी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है और चैप्टर नंबर इसका 4 है, और यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 5 भी क्या रहेगा, शामिल रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा बेटा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है। अभी तक हमने काय के बारे में पढ़ा, विद्युत के बारे में। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा था, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत यानी जो स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होती है वो स्थिर वैद्युत है, उसके बारे में पढ़ा था। चैप्टर 3 में पढ़ा था फिर हमने क्या, धारा विद्युत, कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे इसका प्रयोग होता है, क्या क्या इसमें होता है। तो इन सारी चीजें हमने काय में पढ़ी थी, विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। जब आप आवेश को गति कराते हो, जब धारा प्रवाहित करते हो, तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और बिल्कुल भी 100% गारंटी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। बच्चों को लगता भली कठिन है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारी आज की क्लास क्या है। हम पढ़ेंगे पहले नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसमें होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम ऑस्टेट का प्रयोग। सन 1820 में जो ऑस्टेट ने प्रयोग किया था उसके बारे में क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर ने विद्युत धारावाही चालक में तार की चुंबकीय सुई की दिशा बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक तैरने का नियम दिया था, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम जे क्या नाम बोलते हैं, हाँ, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम दक्षिणावर्ती मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। फिर पढ़ेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और इसके बाद पढ़ेंगे हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम, नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, 2 है नियम, और नियम नंबर 2 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे नियम नंबर 1, और ये है आपका बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम बायो और सेवर्ट का नियम। तो इतने टॉपिक हम एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या, आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा। चैप्टर 1 में आपको पता है कि जब हम किसी चालक तार को आवेश देते थे कि नहीं। जब हम किसी चालक को आवेश देते थे, ठीक है ना, स्थिर आवेश, तो उसमें क्या हो जाता था, उसके चारों ओर चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है, एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता था, एक क्षेत्र बन जाता था, जिसे हम क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मान लो ये कोई पॉइंट है, अब ये कोई पॉइंट है, यदि हमने इसको प्लस क्यू आवेश रख दिया, क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश, तो ये क्षेत्र, ये चुंबकीय मतलब सॉरी, ये जो क्या नाम, ये आवेश है, जो चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र क्रिएट करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ऐसा पढ़ाया था हमने कि नहीं, चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि भूल गए। क्या बोला था, यदि कोई आवेश है, तो हम कोई एकांक आवेश किसी बिंदु पर रखते हैं या कोई क्यू परिमाण का आवेश रखते हैं, तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है वहां तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार, ठीक है ना, सेम टू सेम इसी प्रकार अगर हम तुमने रूम और अरे कहाँ ठहरो, हाँ कछु से मटाओ ना, कैसी कैसी, चलो। तो हमें क्या करना है, तो देखो इसी प्रकार जैसे मान लो
कि अपने पास कोई चालक तार है, अपने पास क्या है, कोई चालक तार है, कोई कंडक्टर है। अब इसमें अगर मान लो कि आपने कहीं पर धारा प्रवाहित की, आपने क्या की, इसमें धारा प्रवाहित की इस प्रकार से, ठीक है ना। जैसे ही आपने धारा प्रवाहित की तो हर बिंदु पर इस चालक तार में जितने भी बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, ऐसे सर्पिलाकार एक क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा एक सर्पिलाकार या एक वृत्ताकार क्या बनेगा, एक क्षेत्र बनेगा वृत्ताकार, और जिसे क्या बोलोगे आप, चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे। क्या बोलोगे, एक चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे। यह है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। आप किसी भी चालक तार में यदि धारा बेटा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से गोल गोल सर्किल बनते हैं, गोला गोला बहुत सारे। तो ये क्या कहलाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आई। कोई भी चालक है, किसी भी प्रकार का चालक तार हो, यदि आप उसमें धारा प्रवाहित करते हो, यदि आप उसमें करंट फ्लो कराते हो, ठीक है ना, यदि आप उसमें करंट फ्लो कराते हो तो उसके चारों ओर, उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जो वृत्ताकार रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार वैसे में दिखाई नहीं देता, इसकी कल्पना की जाती है। क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। अब कैसे की जाती है, वैज्ञानिकों को कैसे पता चला, ठीक है ना, वैज्ञानिकों को पता कैसे चला कि जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार ही होता है। ये कैसे पता चला, समझ में आई ना बात। ये वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो वृत्ताकार बनता है। इसका भी अभी आपको एक प्रयोग बताएंगे, उस प्रयोग को आपको अपने घर पे भी करना है, ठीक है, अपने घर पे करना उसको। तो ऐसा एक वृत्ताकार या सर्पिलाकार क्या होता है, एक क्षेत्र बन जाता है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें परिभाषा आती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है ना। कोई पूछ लेता है कि बताइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या। तो यही तो डेफिनेशन जो अभी तक हम बता रहे थे, यही डेफिनेशन है कि यदि किसी चालक तार में आप क्या करोगे, धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, तो उस चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। जो हमने बताया ना, इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि चालक तार में धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, हम वो आपको प्रयोग बता रहे हैं, वो आपको करना है। आपको क्या करना है, देखो, आपको एक गत्ता ले लेना है, गत्ता, आयताकार एक क्या ले लेना है आपको, गत्ता। गत्ता जानते क्या कहलाता है, पूठा, पूठे होते पुट्ठे, जे पपड़ी मपड़ी के वो आते ना, वो कार्टून, उनका पुट्ठा होता है, आप लोगों की दुकान पे भी आते होंगे। तो ऐसा एक आपको गत्ता लेना है, आयताकार। गत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस गत्ते, मतलब गत्ते के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है ना, गत्ते के बीच में क्या करना है, आपको छेद कर देना है बीचों बीच, और छेद करके उसमें क्या करना है, आपको चालक तार लगा देना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक गत्ते के बीचों बीच छेद करके क्या लगा देना है, चालक तार। ऐसा आपको चालक तार लगा देना है, ठीक है। अब ये बोर्ड पे हम आपको कैसे बताएं, आपको ऐसा गत्ता लेना है हाथ में, और ऐसा लेके उसके बीच में छेद करके ऐसा चालक तार उसमें लगा देना है, ठीक है, और बीच में कुछ लगा देना चाहिए कि वो चालक तार खिसक बने, ठीक है, लगा देना। ऐसा आपको चालक तार लगा देना है, और लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उस गत्ते में, मतलब चालक तार के चारों ओर जितने चाहे, इकट्ठे नहीं, सब जगह फैला देना। क्या फैला देना है आपको, लोहे की चूर्ण, लोहे का चूर्ण फैला देना है, पतला पतला बारीक बारीक चूर्ण, जानते, चूरन। तो लोहे का आपको क्या कर लेना है, चूर्ण फैला देना है। अब फैलाने के बाद, चूर्ण फैलाने के बाद जैसा ही आप क्या करोगे, आपको करना है उसमें धारा प्रवाहित। क्या करोगे आप, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जो आपने छितर बिचर जो फेंकी थे ना चूर्ण, वो चूर्ण पता है इकट्ठे होके वो कैसे हो जाएंगे, एक वृत्त के आकार में फैल जाएंगे। कैसे फैल जाएंगे, वृत्त के आकार में फैल जाएंगे। फिर आप समझ जाना कि सर झूठ बोल रहे थे कि सही बता रहे थे। अब वैसे हम क्यों झूठ बोले, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्हीं ने बताया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको ऐसा ही करना है, एक गत्ता लेना है, एक पुट्ठा लेना है, उसमें बीच में छेद करके एक चालक तार आपको उसमें डाल लेना, लगा देना है, ठीक है। और ऊपर से क्या करना है, उस पुट्ठी के ऊपर पूरे में क्या फैला देना है, लोहे की चूड़ फैला देना है। और फैलाने के बाद फिर क्या करोगे आप, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे, किसमें, तार में। तो आप देखोगे जो चूड़ है वो गोले के आकार में, वृत्त के आकार में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगे, वृत्ताकार के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है ना। वो चूड़ है वो आपको ऐसे दिखेंगे वृत्त के रूप में, ऐसे दिखेंगे वो चूड़, ठीक है, ऐसे दिखेंगे वृत्त के रूप में। आप समझ जाना यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कंप्लीट हुई। तो ऐसे आप समझ जाओगे कि नहीं, इसको बताओ, समझ में आ जाए सबको, कुछ दिक्कत तो नहीं आए। अब चलो दूसरे नंबर चलते हैं। अब दूसरा है बेटा ऑस्ट्रेट का प्रयोग। सन 1820 में एक वैज्ञानिक आए जिनका क्या नाम था, हैंस क्रिश्चियन, क्या था वैज्ञानिक का नाम, हाँ, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। क्या नाम था वैज्ञानिक का, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, जो 1820 में आए थे, ठीक है। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने एक चालक तार लिया, क्या लिया इन्होंने, एक चालक तार लिया, और उसके नीचे क्या कर दिया, इन्हें एक चुंबकीय सुई रख दी। क्या रख दी, एक चुंबकीय सुई, देखो ऐसी। क्या किया इन्होंने, एक चुंबकीय सुई रख दी उस चालक तार के नीचे में, है इस सुई थोड़ी ऐसी, ठीक है, ऐसी एक चुंबकीय सुई रख दी। और फिर क्या किया इन्होंने, नीचे रखने के बाद इस चालक तार में क्या किया, एक धारा प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया, विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। अब जैसे ही इनने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो ये चुंबकीय सुई जो ऐसी रखी थी वो क्या होगी, विक्षेपित हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। ये एन ध्रुव है, ये इसका क्या है, एस ध्रुव है, ठीक है। जैसे इनने धारा प्रवाहित करी, हम दूसरे के अनुसार बताते हैं आपको। ये देखो इसमें क्या किया ना, धारा प्रवाहित कर दी, तो चुंबकीय सुई कैसी हो गई, विक्षेपित, यानी चुंबकीय सुई है जो वो ऐसी विक्षेपित होगी, ठीक है ना। यहाँ पे इसको एन देना है, इसको एस देना है, ये एन है और ये क्या है, एस, क्लियर। तो चुंबकीय सुई देखो अभी सीधी रखी थी जब धारा प्रवाहित नहीं भई थी, लेकिन इन्होंने धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई कैसी हो गई, विक्षेपित हो गई ना। अब इन्होंने क्या किया, अभी धारा कहां से इधर से उधर दे रहे, ऐसे में दे रहे धारा, है ना। अब ये धारा का इन्हें मान बदला, इनने क्या किया, धारा का मान बदला। देखो अभी उन्होंने यहां से यहां प्रवाहित की थी, अब वो क्या कर रहे हैं, यहां से ऐसी कर रहे, इस साइड। जैसे ही उन्होंने धारा का मान बदला तो क्या होता है, जो सुई है ना ये वाली, अब ये इसकी दिशा बदल गई, इसकी क्या बदल गई, दिशा। सुई सही से नहीं बना, ऐसी हती चित्र नहीं बन रहा सही। थोड़ा सा और रुको, प्रैक्टिस करो अपनों का जा रहा हूं, ठीक है। मतलब वो सीधी जब सीधी रखी ना तो जब धारा का मान पलटा तो वो नीचे आ गई, थोड़ी है नीचे की तरफ विक्षेपित हो गई, ये समझ लेना आप। तो देखो विद्युत धारा जब प्रवाहित नहीं की थी तो बिल्कुल सीधी रखी थी, सुई रखी थी। जैसे इनने धारा प्रवाहित करी तो सुई ऐसी विक्षेपित हो गई ना। और जैसे इनने धारा का मान बदला, दिशा बदली धारा की, अभी क्या कर रहे थे, देखो तीर का चिन्ह वहां है,
उस साइड धारा प्रवाहित कर रहे थे, यहाँ पे तीर का चिन्ह यहाँ है, अब इस साइड धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो सुई जो सीधी थी पहले ऐसी हो गई थी, अब वो सीधी कैसी होगी, थोड़ी ऐसी तिरछी होगी, मतलब नीचे की तरफ क्या होगी, विक्षेपित। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, उन्होंने ये बताया कि जब आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे और उसके नीचे यदि आप चुंबकीय सुई रखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और जैसे ही आप क्या करोगे, धारा का मान बढ़ाओगे, क्या करोगे आप, धारा का मान बढ़ाओगे, तो चुंबक है जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी कैसा होगा, प्रबल होगा। अगर धारा का मान आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, और शक्तिशाली होगा और प्रबल होगा। और अगर आप मान लो कि विद्युत धारा की आप दिशा बदलते हो, अगर आप विद्युत धारा की दिशा बदलते हो तो चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि भैया चुंबकीय क्षेत्र पूरा काय पे निर्भर है, विद्युत क्षेत्र, वो उस पे धारा पे, विद्युत धारा पे, ठीक है ना। विद्युत धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये था हमारे ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट ने ये बताने का प्रयास किया था। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि इनका ऑस्टेट का प्रयोग पूरे चैप्टर में लगेगा, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी हो सकता है, 7 में भी आ जाए, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग काफी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और जहां चाहे लगता भी है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखें। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी बताया था, इन्होंने शांत रह गए थे। क्या क्या बताया था आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। अगर आप क्या करोगे, धारा की दिशा को बदल दोगे तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है, विक्षेप की दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। अगर आप धारा का मान बढ़ाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है, और यदि आप धारा का मान घटाते हो, कम करते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है, दुर्बल होता है। यानी पूरा पूरा काय पे डिपेंड करता है, वो धारा पे। यानी इनके अनुसार, ऑस्टेट के अनुसार हम कह सकते हैं कि बी अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल डेट होगा किसके, आई के, विद्युत धारा आई की। यानी आई का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, आई का मान घटाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। ये बताया था इन्होंने ऑस्ट्रेट में। ठीक, बात क्लियर। और बाकी बेटा बस इतना कहे कि वो शांत रह गए थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। चलिए अब उसी समय बस देखो, वैज्ञानिकों को केवल सुराग चाहिए, कोई कुछ के बारे में थोड़ा सुराग दे दे, आगे वैज्ञानिक आजादी लगे रहते माथा पच्ची करवे, जब तक उनका पूरा निष्कर्ष ना निकालने, उसके बारे में जान ना लें, तब तक उनकी खोज क्या होती है, जारी होती है। ठीक है, अभी ये ऑस्ट्रेट थे, अब ऑस्ट्रेट के बाद फिर उन्होंने क्या काम किया था, क्या नाम उनका, फैराडे, हाँ फैराडे, हेनरी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने काम किया था। अभी खैर इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हम इन्हीं को पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो इस प्रकार इतना बना के हमारे जो भैया ऑस्ट्रेट थे वो शांत हो गए। इसके बाद फिर आए कौन, एम्पियर। एम्पियर ने कहा अरे यार ऑस्ट्रेट भाई, तुमने हमें ये तो बता दिया कि किसी भी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन भाई आपने ये तो बताया नहीं हमें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। आपने कहा कि जैसे पलट दो, है ना, धारा की दिशा पलट दो, धारा की दिशा पलटेंगे तो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। लेकिन क्या होगा इससे, तो मतलब इस चीज को तुमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो तुम लगा लो दिमाग। तो फिर थोड़ा सा एम्पियर ने दिमाग लगाया। तो एम्पियर ने क्या दिया, आपने तैरने का नियम दिया। एम्पियर ने क्या दिया, एक तैरने का नियम दिया। अब इन्होंने कैसे कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई तैराकी, तैराकी मीन्स क्या होता है, तैरने वाला, अगर कोई तैराकी नदी में या तालाब में, पचाए अपने घर है, ठीक है। तो यदि कोई तैराकी चालक तार की दिशा में, जहां चालक तार के अनुदेश धारा की दिशा में, चालक तार के अनुदेश, ठीक है ना, जैसे इस दिशा में चालक तार रखा है तो इसी दिशा में क्या कर रहा है, तैराकी तैर रहा है। और किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। धारा कहाँ बह रही, अगर धारा यहाँ बह रही इस साइड, तो इस साइड को मुंह करके तैरना, मतलब इस साइड तैरना पड़ेगा। और अगर उस साइड बह रही धारा तो उस साइड तैरना पड़ेगा। और चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके, क्योंकि जब हम तार लेते हैं ना, देखो
जैसे ये तार है यहां पे क्या रखी, यहां पे क्या रखी, चुंबकीय सुई रखी रखी। अब कोई तैराकी है, जैसे कोई तैरने वाला है, चलो जो उसको मोह होगा, ऐसी देख लो, कोई तैराकी है मान लो है, तो वो अब चालक तार है, तो चालक तार की दिशा में अनुदेश है का नहीं, चालक तार के अनुदेश है, ऐसा चालक तार लगा है समांतर, उसकी समांतर वो तैर रहा है, लेकिन वो देख कहाँ रहा है, देख रहा है कहाँ, वो यहाँ चुंबकीय सुई की तरफ, मतलब उसका मुंह कहाँ है, चुंबकीय सुई की तरफ है, चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके वो तैर रहा है, ठीक है ना। और किस दिशा में तैर रहा है पता है, जिस दिशा में धारा, मान लो धारा इस दिशा में बह रही, कहाँ बह रही धारा, इस दिशा में, तो इसी दिशा में तैरेगा वो, चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके धारा की दिशा में, इसी दिशा में तैरेगा। तो होगा क्या कि आपको पता है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो वो कैसी विक्षेपित होगी पता है, ऐसी विक्षेप होगी कि जो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव है, चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव है वो किस तरफ होगा, इस तैराकी के लेफ्ट हैंड हाथ की तरफ, किस हाथ की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड, यानी चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव है वो लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, विक्षेपित होगा। और जो इसका एन पोल है, एन यानी एस पोल, यानी दक्षिण ध्रुव, जो दक्षिण ध्रुव है वो तैराकी के क्या होगा, दाएं हाथ की तरफ, क्या होगा, तैराकी के दाएं हाथ की तरफ विक्षेपित होगा। ये है, अब जैसा भी तैर रहे हो, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ करना था ना, अरे वो चित्र वो सही से नहीं बनेगा, ठीक है, आपकी बुक्स में बनाया, बुक से बना लेना, आप देख लेना, बता आपको समझाने के लिए बता रहा है, बुक्स में चित्र बनाया, बुक्स में आप देख लेना, ओके, बुक्स में बनाए तो बुक्स में से आप देख लेना, हाँ हाँ हैं, हाँ हाँ, को तार को छूना है क्या, तो क्या तार को पानी में डुबाना है, तार को पानी में डुबाना थोड़ी है, कौन कह रहा है तार को पानी में डुबाना, और हमने कैसा बताया, हमने ये कहा कि ताने के पानी में डुबा दो तार को, वही दिशा में हम ये बोल लगे, जैसे कोई चालक तार लगा है ऐसा सीधा, ठीक है, और नीचे उसकी क्या है, तालाब है या नदी है, तो तार में धारा मान लो इस दिशा में बह रही, तो वो भी इसी दिशा में तैरेगा, और उसके नीचे जो चुंबकीय सुई है उसको उसकी तरफ वो देखेगा, मुंह करेगा उसी की तरफ, फिर वो तैरेगा ना, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, कैसे विक्षेपित होगी कि जो एन ध्रुव है वो उसके लेफ्ट हाथ साइड होगा, बाएं हाथ साइड, ठीक है, और जो एस ध्रुव है वो क्या होगा, उसके दाएं हाथ साइड होगा। ये होगा क्या, इसका एम्पियर के तैरने का नियम, ये बताया था एम्पियर ने। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, चलिए ठीक है। चलिए अब आते हैं, स्ट्रेट का प्रयोग हो गया हमारा, एम्पियर के तैरने का नियम हो गया। अब आएंगे हम काय पे, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में क्या कहा था कि आप क्या करो, दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, आप यदि कोई पेंच लेते हो, कोई आप कॉर्क लेते हो, ठीक है, और उसके पेंच को आप कहाँ घुमाते हो, उसकी पेंच को आप दक्षिणावर्ती घुमाते हो, दक्षिण साइड यानी क्लॉकवाइज। यदि आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो होगा क्या कि जो मतलब जो पेंच रहेगा ना, उसकी जो बुक इसको दर्शाएगा, धारा की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है, और जिस साइड आप उस पेंच को घुमा रहे वो किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ये बोला था दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में, पढ़ो एक बार नियम, इस नियम के अनुसार
ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या बोल रहे हैं वो, कि जैसे अगर मान लो कि कोई आपके पास पेंच है, उस पेंच को आप घुमा रहे, तो पेंच की नोक कहाँ बढ़ रही? विद्युत धारा की दिशा में ऊपर बढ़ रही। अब पेंच की नोक विद्युत धारा की दिशा में बढ़ेगी, तो जो आप अंगूठे से घुमा रहे हैं ना, वो अंगूठा आपका जिस दिशा में घूमेगा उसी दिशा को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बोलेंगे। जैसे आप एक पेन दो, कहाँ करें, देखो जैसे मान लो जी हमारे पास कोई पेंच है, ऐसे समझो जो पेंच है, अब हमने इसको ऐसे अंगूठे से पकड़ लिया, मतलब जी हमारा यहाँ पे पेंच लगा है, और जे क्या है, इसको कीला बोलते क्या बोलते जो भी बोले, तो जे और जे इसमें पेंच लगा है। अब हमें क्या करना है, इसका पेंच खोलना है, तो अंगूठी को हम किस साइड घुमाएंगे? इस साइड घुमाते ना। देखो ये नीचे से ढक्कन नहीं खुल गया है ना, तो ये पेंच लगा, अब इसको घुमाते अंगूठी से। अंगूठी से कहाँ घुमा रहे हैं हम? इस साइड, देखो घुमा रहे, देखो तो नोक आगे बढ़ रही कि नहीं? नोक बढ़ रही है आगे। अब जो रियल में पेंच नहीं है बेटा, हम घुमा के बता रहे, नोक आगे बढ़ रही, तो जो नोक आगे बढ़ रही है ऊपर की तरफ, वो किसको दर्शा रही? चुंबकीय नहीं, वो दर्शा रही विद्युत धारा की दिशा को। किसको दर्शा रही? विद्युत धारा की दिशा को। और जो अंगूठा हमारा घूम रहा है कहाँ? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं? तो अंगूठा जो घूम रहा है वो क्या है पता है? वो दर्शा रहा है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। अब यहाँ पे पेंच नहीं है, आप पेंच लाना, हम आपको घुमा के बता देंगे, ठीक है। खोलते लगाते सब जने हो, लेकिन गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने। खोलते तो डेली और कसते भी हो, लेकिन आपने गौर नहीं किया है कि किया है, नहीं किया ना। अब देखना है आप किस साइड घुमा रहे हैं, ठीक है। और मान लो विद्युत धारा की दिशा नीचे है, अगर समझ रहे, अगर विद्युत धारा की दिशा नीचे है तो फिर आप क्या करोगे? हाँ लो, नहीं आ रही समझ में? धारा नहीं निकल रही, वो धारा की तुलना कर रहे पेंच के हिसाब से, कि जैसे मान लोगों ने एक नियम दिया धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, कि जैसे मान लो कि कोई चालक तार है, ठीक है, अब उसकी आपको दिशा पता करनी है, कैसे करोगे? तो आप एक क्या ले लो, एक पेंच ले लो। क्या ले लो? एक पेंच ले लो, और पेंच को आप दक्षिणावर्त घुमा रहे, अगर दक्षिण साइड घुमा रहे पेंच को, यानी आप कस रहे, क्या कर रहे? पेंच को कस रहे, तो क्या होता है कि उसकी पेंच की नोक है वो आगे बढ़त का नहीं बढ़ती है, तो वो आगे बढ़ रही है, यानी वो दर्शा रही है कि भैया विद्युत धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर है। वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और सुनो, और जिस साइड आप अंगूठे को घुमाते हो ना, अंगूठे को आप जिस साइड घुमाते हो, वो अंगूठा किसको बता रहा है? उसकी चुंबकीय बल रेखाओं को बता रहा है। अंगूठा किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा रहा है, अंगूठा घुमाने की दिशा। जिस दिशा में आप अंगूठा कैसा घुमाए? दक्षिणावर्त घुमाया कि नहीं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो उस दिशा में वो ये बता रहा है भैया कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण साइड है, जिस साइड अंगूठी को घुमा रहे। आई समझ में कि नहीं? ये है दक्षिणावर्ती पेंच करना। हम ये नहीं बोल रहे कि उसमें धारा कहां से, उसमें क्यों धारा निकलेगी, वो तो दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया उन्होंने। अब वैज्ञानिक थोड़े होते हैं ना अटपट्टे, कि कहीं की बात कहीं पे करते है ना, तो वैज्ञानिक थोड़ा ऐसे होते हैं, वो कहीं की बात कहीं पे करते। अब वो हर बार परमाणु लगे रहते। तुमने देखा कभी परमाणु? नहीं देखा ना, लेकिन होता रियल में है, होता भी तो है। और जब तुमने परमाणु नहीं देखा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे देख लोगे फिर? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब चलिए, अब चलते हैं हम अगले नियम पे। अगला नियम क्या है हमारा? अगला कौन सा है नियम? अंगूठे का नियम है। अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये कंप्लीट। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाए। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, देखो देखो, अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लो ये आपका विद्युत धारावाही चालक तार है। क्या है? जो चालक तार है, ठीक है। अब जी हम क्या बता रहे हैं? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बता रहे हैं। जे आपके पास चालक तार है, इसको पकड़ना है दाहिने हाथ से। पकड़ना कैसा है?
धोखे से बाएं हाथ से मत पकड़ लेना वरना करंट लग जाएगा, ठीक है। दाहिने हाथ से पकड़ोगे आप इसको, तो आप कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे पकड़ोगे दाहिने हाथ से, ये बायां हाथ, इससे तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे पकड़ोगे दाहिने हाथ से, तो अब देखो आपको हमारा अंगूठा दिख रहा, अंगूठा कहाँ है, ऊपर। इससे हम बता सकते हैं, किसी चालक तार को ऐसे ही पकड़ना है तो हम बता सकते हैं कि अंगूठा ऊपर है, तो धारा कहाँ बह रही, ऊपर, धारा की दिशा हो गई। अब देखो हमें जब पकड़ा, जब ऐसा पकड़ा तो अंगुलियां हमारी कहाँ मुड़ रही, कहाँ मुड़ रही अंगुलियां, दक्षिणावर्त मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही, मुड़ रही ना, ठीक है। तो जो जहां हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। ये है भैया किनका नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एक बार फिर से सुन लें, आपको किसी चालक को ऐसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि जो अंगूठा आपका है वो धारा की दिशा को दर्शाए। तो चलिए हमारा चालक तार है, वैसे तो है डंडा लेकिन हम इसको चालक तार मान के चल रहे, ठीक है। हाँ विद्युत रोधी है, ठीक है। तो ये को हम चालक तार मान के चल रहे, तो हम चालक तार को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा अंगूठा दिख रहा है सबको, ये अंगूठा नहीं, ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो जो अंगूठा ऊपर की तरफ है तो वो किसको दर्शा रहा है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शा है। और जब हमने पकड़ा, जब हमने पकड़ा भैया, कक्षा 10वीं वाले ध्यान से सुन लें, 10 की चुंबकीय यानी 12, 13, 12 पार्ट में है ये नियम, 10वीं वाले बैठे तो सुन लो, ठीक है। तो ये देखो, तो मतलब जो अंगूठा है वो किसको दर्शा रहा है, धारा की दिशा को। और ये अंगुलियां हमारी कहाँ मुड़ रही, दक्षिणावर्त मुड़ रही कि नहीं। तो जहां अंगुलियां मुड़ रही वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाएगी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब आ जाओ अगले पे, अगला क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, ठीक है। नियम नंबर 1 क्या है, क्या बोलता है नियम, बोलो जल्दी। देखो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 ये कहता है कि आपको दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाना है। देखो कि अंगूठा है वो हथेली के क्या हो, लंबवत हो। अंगूठा जो है वो हथेली के क्या हो बेटा, लंबवत हो। इस प्रकार फैलाना है आपको। चलो जी हमने फैला लिया, फैला लिया। अगर मान लो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए अंगूठा और हथेली के बीच में, ऐसा हमने फैला लिया। तो वे कह रहे हैं कि अगर मान लो आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, अंगूठा किसको दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को। और जो उंगलियां हैं वो हथेली है वो किसको दर्शा रही, चुंबकीय। नहीं फिर से पढ़ो एक बार, आओ मिला नहीं पा। हाँ हाँ, मतलब जो उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा में हो, और हथेली है वो उस बिंदु की ओर संकेत करे जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उस बिंदु को दर्शाए जहां पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मान लो हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात करना, कहाँ करना, यहाँ पे। रुको 1 मिनट, दिक्कत रहती है मैंने। मान लो कि जैसे है हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना, यहाँ पे ज्ञात करना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ पे B बराबर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, कहाँ पे, इस बिंदु पे। तो देखो, और धारा कहाँ बह रही, ऊपर की दिशा में, ठीक है ना। तो देखो जी अंगूठा किसको दर्शा है, धारा की दिशा को। उंगलियां किस बिंदु की ओर इशारा कर रही, जिस बिंदु पे आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी पता है? वो होगी हमारी हथेली के लंबवत। हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी देखो यानी ऐसी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसी होगी। हथेली की लंबवत कहाँ होगी? बाहर की। तो देखो पेन बाहरी की ओर है, हथेली की लंबवत ही है। अगर हथेली और पेन के बीच में आप एंगल बनाओ तो कितने को बने? 90 को, 90 को बने। तो यही कहलाता है लंबवत, यानी लंबवत ऐसी बाहर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये है हथेली, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। रहेगा ध्यान? नहीं हो तो एक बार फिर से सुन लो। एक बार आपको अपनी हथेली और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाना है कि दोनों एक दूसरे क्या हो? लंबवत हो, यानी कोण दोनों के बीच में क्या हो? 90 डिग्री का एंगल हो। अब इसके बाद में फैलाना है तो जो अंगुली है, आप जो अंगूठा है आपका, अंगूठा कहाँ प्रदर्शित कर रहा है? किसको दर्शा रहा है? विद्युत धारा की दिशा को। और अंगुलियां किस बात का संकेत कर रही है? उस बिंदु की ओर संकेत कर रही है जहां पे आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर। हथेली की लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर है। ये है, और ये लगाना है कौन से? दाएं हाथ में। बाएं हाथ का मत लगा देना, ठीक है? दाएं हाथ में होता है ये नियम लागू। तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो ये हो गया। अब क्या बचा है? बायो-सेवर्ट का नियम। सावर्ट-सेवर्ट एक ही बात है। किसी किताब में सावर्ट लिखा है, किसी में सेवर्ट लिखा है, ठीक है? तो देखो बेटा क्या हुआ कि सन 1820 में बायो और सेवर्ट, जो दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक था, एक का नाम मत समझना, ये दो वैज्ञानिक थे, बायो और सावर्ट या सेवर्ट, ठीक है? बायो और सावर्ट दोनों वैज्ञानिकों को मिला के दोनों ने इस नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए उनको बायो सावर्ट का नियम कहा गया। इन्होंने कोई धारावाही, विद्युत धारावाही चालक तार है, ठीक है? तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, उसको ज्ञात करने के लिए एक इन्होंने नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। समझ में आई कि नहीं? एक वैज्ञानिक थे दो वैज्ञानिक थे, बायो और सावर्ट, जिन्होंने सन 1820 में कोई धारावाही चालक तार है, अब उस तार के कारण ने क्या करना है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे हमने धारावाही चालक तार के कारण गॉस नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करी थी, ज्ञात नहीं करी थी? है ध्यान? गॉस नियम के अनुप्रयोग में तीन अनुप्रयोग किए थे हमने। गोलीय कवच के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण और एक समतल चादर के कारण करे थे। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है यहाँ पे कि बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। ध्यान रखना, सन 1820 में हुआ था। ओके, ये वैज्ञानिक कहाँ थे? फ्रांस के देश है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री। अब देखिए तो दिया कैसा था नियम, देखो जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि हमने एक विद्युत धारावाही क्या ले लिया? चालक तार ले लिया, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा पास में लुक गया, दूर लेना है इसको। ये मान लो कि यहाँ पे क्या है? एक विद्युत धारावाही चालक तार है। विद्युत धारावाही चालक तार का मतलब जो होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है, ठीक है? ये हमने चालक तार ले लिया और इसका नाम क्या दे दिया? एक्स और वाई, एक्स वाई नाम दे दिया, ओके? और इसमें हमने क्या कर दी? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, कितनी? आई। विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, क्या कर रही हमने? आई। क्लियर है? एक्स वाई एक चालक तार है, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर रही, और हमने इसका एक मध्य बिंदु ले लिया, क्या? ओ। मध्य बिंदु क्या ले लिया? ओ। वो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु और ले रहे हैं हम, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु और ले रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पी है। कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे। तो इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो आपको क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर क्या होगी? तो समझ में आ गई ना? फिर से देखिए एक बार, क्या बोला हमने? हमारे पास एक चालक तार है एक्स वाई, जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर दी, इसका मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया? ओ ले लिया। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु बना लिया, जिसका नाम क्या है? पी है, ठीक है? इस बिंदु पी पर आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है कि इसमें एक छोटा सा अल्पांश लिया जाता है। क्या लिया जाता है?
अल्पांश, क्योंकि आपको पता है कि पूरे तार के कारण तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। कोई भी चीज है, कोई भी तुम्हें नया प्रैक्टिकल करना है, कोई नई चीज निकालना है, तो एक छोटा सा अवयव लेके ही हम करते हैं। ऐसा है नहीं कि पूरे तार में हम तुरंत कर लें। मान लो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे, वहां पे भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, तो डायरेक्ट थोड़ी निकालते, पहले थोड़ी सी निकाल फिर समाकलन वगैरह कह देते, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अवयव लेना पड़ेगा तार का, एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा। तो मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया छोटा सा, ठीक है। और ये अल्पांश है, जो ये अल्पांश किस लंबाई का है, डीएल लंबाई का। अल्पांश की लंबाई क्या है, डीएल है, ठीक है। ये बिंदु ओ है, ओ देना हो दो नहीं देना सो नहीं दो, चलो ठीक है। ये अल्पांश है, अल्पांश कितने लंबाई का है, डीएल लंबाई का, ठीक है। इस अल्पांश से बिंदु पी पर आप चाहो तो किसी बुक में देखो ऐसा भी बना होगा चित्र। हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे चित्र हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर से देखो, चित्र सही नहीं लग रहा, थोड़ा और बना दे अच्छा, ऐसा है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे हम पहले से लिए ले रहा अल्पांश है, अल्पांश हमने चलिए पहले से ले लिया, ये अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश के पास से हमने एक ऐसा कोई बिंदु ले लिया। ये बिंदु कौन सा है हमारा, P है। किसी बुक में ऐसा बना है, और दूरी R ले ली, और यहाँ पे अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में बना कोण कितने का है, थीटा का एंगल। ये क्या है, थीटा का, ठीक है। बुकों में अधिकतर ऐसा बना है, फिर आप कहोगे सर आपने वैसा बना, थीटा तो वहां भी हम बना सकते थे, ठीक है। और ये हमने क्या कर रही, इसमें धारा I प्रवाहित कर रही, और अल्पांश की जो लंबाई है वो क्या है, डीएल। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है बायो-सावर्ट का नियम, समझ में आ गई। चित्र आपको ऐसे बनाना है, एवं माना कि फटाफट आप चित्र में लिख लेना, जैसा हमने बताया है कि एक्स वाई लंबाई का कोई तार है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। इसमें हम डीएल लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु स्थिर कोई बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, डीबी, क्योंकि अल्पांश के कारण ले तो डीबी आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ये पहला नियम है, पहला नियम है, तो डीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या बोल रहे वो, चालक तार में, हाँ, चालक तार के जो अवयव है ना अल्पांश, चालक तार के अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, चालक तार में अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपके पास, डीबी है, ये समानुपाती होगी अल्पांश, अल्पांश की लंबाई क्या है, डीएल, तो क्या होगी, डीएल के समानुपाती। दो चीजें हो गई। नंबर 3, तीसरा वो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होती है। समझना आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या की। तो देखो रेखा जे है बिंदु P को मिलाने वाली, अल्पांश जे है, इनके बीच में एक कोण बन रहा है थीटा, इसकी ज्या, ज्या मतलब होता है क्या, ज्या मतलब होता है क्या, साइन, और कॉस ज्या का मतलब क्या होता है, कॉस, ठीक है। ज्या का मतलब साइन, कॉस ज्या का मतलब कॉस, और स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन, स्पर्श ज्या का मतलब क्या होता है, टेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैथमेटिकल्स है। तो थीटा की ज्या, इनके बीच बनने वाले कोण की ज्या क्या हो जाएगी भैया, साइन थीटा, क्या होगी, साइन थीटा। अरे यार क्या बना रहे हम, डी भैया लिखना, हाँ, तो डी भी समानुपाती क्या बनेगा आपका, साइन थीटा। ओके, और चलिए नंबर 4 लास्ट बचा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु P की दूरी, अल्पांश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि डीबी प्रोपोर्शनल डेट होगा 1/r²। हाँ बोलो, आप व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं ना, 1/r² आ जाए तो, ठीक है। तो ये आएगा आपका
डीबी अनुक्रम प्रोपोर्शनल डेट 1/r², यानी देखो अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या अल्पांश से बिंदु P की दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है? 4 चीजें हो गई। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। समीकरण चारों को मिला दो, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से इनको मिलाएंगे तो सब में डीबी डीबी है, तो डीबी समानुपाती क्या होगा? आई डी एल साइन थीटा, और बटे में आर है, सो बटे में क्या कर दो? r²। और आपको पता है कि जब चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का तो क्या आएगा? एक नियतांक k आएगा और यहाँ आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना आएगा? r²। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में, काय में एसआई पद्धति में क्या होता है? k का मान होता है μ0/4π, μ0/4π, या होता है आपका 10⁻⁻⁷, इतनी होता ना, 10⁻⁻⁷ ही होता। ठीक है, ये 2 मान होते हैं, संख्यात्मक मान ये होता है। क्लियर? तो आप यदि इसमें रखोगे तो क्या बनेगा हमारा? dv बराबर k की जगह पे क्या आएगा? μ0/4π, और ये हो जाएगा आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। क्लियर है? ये आएगा। इसके स्थान पे आप 10⁻⁻⁷ भी रख सकते हो, और यही मान सीजीएस पद्धति में k का मान क्या होता है? 1। सीजीएस पद्धति में k का मान क्या होता है? 1। देखो सीजीएस आ रहा, सीजीएस पद्धति में k बराबर कितना होता है? 1 होता है। जब जे रखोगे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लिखे दे रहे डीबी बराबर आएगा, सॉरी, आई डी एल साइन थीटा और अपॉन क्या आएगा? इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना? तो बेटा ये है हमारे बायो और सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी डेरिवेशन संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो, इसके बिना कोई भी डेरिवेशन संभव नहीं है, इस नियम को आपको याद करना। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यदि आप मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला क्या होता है? टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेट भी लिख सकते हो, 3 मात्रक होते हैं। टेस्ला लिख सकते हो, ऑस्ट्रेट ले सकते हो, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो। ठीक है, ये मात्रक हो गया। तो आपको ये डेरिवेशन जरूर याद कर लेना है, 4 नंबर में पूछा भी जाता है सिंपल तरीके से। ठीक है ना? और यदि नहीं भी पूछा जाएगा तो आगे जो हमें डेरिवेशन करने वो इसी की सहायता से होना है। अगर जे समझ में नहीं आया तो आगे वाले डेरिवेशन फिर कभी नहीं होंगे, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये जो टॉपिक है आज का कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और जो भी यदि हमारे मतलब पढ़ाने में कोई त्रुटियां हो गई हो या बोलने में त्रुटियां हो गई हो, जो भी हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम सुधार करेंगे। क्योंकि बेटा इतने बड़े टीचर तो है नहीं हम, हमसे बढ़ के एक से एक हैं, हम तो खैर महामूर्ख हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रयास कर रहे, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा संदेश दे सकें, समाज में शिक्षा का भाव पैदा कर सकें, ठीक है ना, बच्चों को लालायित कर सकें पढ़ने के लिए। तो हम तो एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है भगवान ने चाहा तो हमारी कोशिश सफल हो जाए, और ना चाहा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो यदि आप लोग पढ़ें और कहीं पे त्रुटि दिखती है, कहीं गलती दिखती है, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम फिर भी क्या करेंगे, उसको और सुधार करेंगे और दोबारा से आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों।